हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन शुक्रवार हमारी जिंदगी के रियल हीरोज लेकर के हाजिर है आपके दोस्त शालिनी। और हर बार की तरह हम आज एक और रियल हीरो के साथ हैं। लेकिन ये जो महीना है जून का, ये है प्राइड मंथ। हमने आपको शुरू में ही बताया था प्राइड मंथ इसलिए क्योंकि LGBT समुदाय पूरी दुनिया में इस मंथ को सेलिब्रेट करता है। और सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि वो अपने वजूद पर गर्व महसूस कर सकें, फख्र महसूस करें कि वो इस दुनिया में हैं तो बस बेवजह नहीं है, कुछ न कुछ वजहें जरूर होती हैं। क्योंकि ईश्वर जब अपनी सत्ता में किसी को लाता है तो उसके पीछे उसने विधान चुना होता है। तो ट्रांसजेंडर वर्ग भी हमारे दुनिया में, हमारे समाज में है, हमारे बीच में। और इस धरती का एक ऐसा फूल है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। लेकिन वक्त और हालात ने जो हालात बदले, उसे बनाने और बिगाड़ने में जो समय बीता, बदलते परिवेश में उसकी एक अपनी चुनौतियां हैं। और उन्हीं चुनौतियों से लड़ते हुए तमाम ऐसे लोग हैं जो हर चुनौती पर प्रहार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मुश्किलें कितनी भी हों, आगे आ ही जाते हैं। दो पंक्तियों के साथ मैं आज की अपनी गेस्ट को, अपनी मेहमान को जोड़ूंगी जो हमारी रियल हीरो हैं। कि रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ये पंक्तियां मेरी तरफ से जरूर हैं, लेकिन ये हर उस ट्रांसजेंडर की आवाज है जो गिरकर बार बार उठने के लिए खड़ा होता है और अपने वजूद की पहचान जो है ना, वो लोगों के बीच साबित करता है। तो ऐसी ही एक शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि तमाम युवा ट्रांसजेंडर को मार्गदर्शन देके आगे बढ़ा रही हैं। पूरा सफर उनसे जानेंगे और उनसे बातें करेंगे। आपके सवाल भी आमंत्रित रहेंगे, यदि आपके सवाल आएंगे तो जरूर जोड़ेंगे। फिलहाल हम अपनी आज के मेहमान का स्वागत करते हैं, विद्या राजपूत का। विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विद्या जी, आज आप हमारे साथ जुड़ रही हैं छत्तीसगढ़ से। मैं अपने श्रोताओं को बहुत संक्षेप में परिचय दे दूं आपका कि छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार की तरफ से गरिमा गृह संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें एक गरिमा गृह सरोना रायपुर में है, जिसकी जिम्मेदारी विद्या राजपूत जी के साथ में है, जहां पे ट्रांसजेंडर बच्चे रहकर अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं, जहां पे वो अपने स्किल डेवलपमेंट के साथ एक बेहतर जीवन बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की आप सदस्य हैं, मितवा संकल्प समिति के अध्यक्ष हैं और ट्रांसजेंडर या यूं कह लें कि लैंगिक मामले में स्टेट प्लानिंग कमीशन में स्पेशल टास्क फोर्स की मेंबर भी हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपकी, जिन्हें गिनाएंगे तो शायद कार्यक्रम खत्म हो जाए, आपसे बात ना हो पाए। तो बेहतर होगा कि हम सीधे आपसे जुड़ते हैं। और पहला हमारा जो सवाल है, जो कि हर किसी के मन में होगा आज आपको सुनने वाले श्रोता साथियों के, और वो सवाल ये है कि मैं विद्या राजपूत से ही जानना चाहूंगी कि विद्या राजपूत खुद की नजर में क्या है? जी ये सवाल तो बहुत आसान है जी। और मैं खुद को पाती हूँ तो मैं बहुत सरल इंसान हूँ और एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ जी। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे अंदर जो भी क्षमता है तो वो उन क्षमताओं को मैं बाहर लेके आऊं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मुझे पीछे रहना चाहिए, ऐसा मैं नहीं सोचती।
मुझे लगता है कि हर सिचुएशन में मेरी जो क्षमता है उसे मैं सामने लेके आऊं। जी जी, बहुत खूबसूरत जवाब है। और ये जवाब प्रेरणादायक उन सभी लोगों के लिए है जो किन्हीं कारणों से, कभी अमीरी से, कभी गरीबी से, कभी आर्थिक विपन्नताओं, संपन्नता की जगह विपन्नताएं हैं, मुश्किलें हैं, और इस आधार पे वो अपने आप को कमजोर मानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने वजूद को पहचाने, अपनी जिंदगी के लक्ष्य को पहचाने दोस्तों, क्योंकि आप एक इंसान है, एज अ ह्यूमन आपने बहुत सारे गुण लेकर के इस धरती पर जन्म लिया है। तो उन्हें पहचाने, अपनी जिंदगी के लक्ष्य को पहचाने कि आपका जन्म हुआ है तो मकसद क्या है। खाना पीना सोना हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, ये एक महज आवश्यकता है, ना कि जिंदगी का लक्ष्य। तो लक्ष्य पहचान के आगे बढ़िए। और हम विद्या जी से फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्या जी, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगी कि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। जी, जी। और एक ट्रांसजेंडर होने के नाते बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मग्लानि से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी काश ऐसी ना होती, घर वालों ने समझा नहीं, जाना नहीं। जबकि मैं देखती हूँ, मैं जहां से देख रही हूँ, जिस चश्मे से, जिस नजरिए से, कि हम स्त्री हों या पुरुष हों, सबकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपना अपना संघर्ष है। और वैसे ही ट्रांस वर्ग का भी अपना एक संघर्ष है। गांव में जाएं तो महिलाओं का संघर्ष है। बहुत समय तक जो है लोगों ने अपने पहचान के लिए लड़ा है, संघर्ष किया, और आज भी लड़ रही हैं बहुत से क्षेत्रों में। तो वैसे ही कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, लेकिन ट्रांसजेंडर वर्ग की चुनौतियां भी हैं। तो एक ट्रांसजेंडर होने के नाते चूंकि आप एक सफल व्यक्तित्व हैं और आप अपने जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखती हैं कि मैं सबसे पहले इंसान हूं और अपने स्किल को लेके आगे बढ़ना पसंद करती हूं, तो ट्रांसजेंडर होने के फायदे क्या हैं आपकी नजर में? मैं इस नेचर का, या कहूँ उस ईश्वर का, जी, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैं उनका और अपने माता पिता और अपने गुरुजन का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं चुनी गई हूँ उस ईश्वर के द्वारा जो मेरे अंदर में दोनों ही गुण हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो जो पुरुष का साहस है और माँ की ममता है, वो दोनों ही चीजें मेरे भीतर हैं। तो मेरे जितना भाग्यशाली तो कोई और इंसान नहीं हो सकता। और जब मेरे अंदर में ये दोनों ही चीज है मेरे व्यक्तित्व के भीतर, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो सॉफ्टनेस भी है और वो मैं हार्ड वर्क भी कर सकती हूँ। तो मैं इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। और हाँ, ये बात सच है कि अभी भी कम्युनिटी में उस लेवल का अवेयरनेस नहीं है जी। या उस लेवल का वो कर्मठ या जीवटता कहीं कमी दिखाई देती है कि हम अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़े। और ये हर एक ट्रांसजेंडर के भीतर अगर आएगा तो जरूर वो सफल होंगे। और ये अपना नजरिया है कि दुनिया कैसी है जी। और हाँ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा चैलेंज है, पर वो चैलेंज हमें ही फाइट करके दूर करनी होगी। बिल्कुल जी। खेतों में फसल उगानी है तो खेतों में पानी भी डालना होगा और गुड़ाई भी करनी होगी। और तब हम अगर इतना करने के बाद सरकार से कहें कि अब हमें बीज चाहिए या हमारी फसल तैयार है, अब हमें काटने के लिए संसाधन चाहिए, तब लोग हाथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन बंजर जमीन पर सीधे आवाज देंगे कि कोई आएगा, उगाएगा और हमें खिलाएगा, तो बड़ा मुश्किल है ये। और ये हर जगह है, धरती पर कहीं पर भी हम रहे। बहुत अच्छी बात है कि आपका नजरिया बड़ा सकारात्मक है और मैं समझती हूँ हमारे श्रोता जो भी सुन रहे होंगे वो आज जरूर आपसे प्रेरणा लेंगे। अच्छा विद्या जी, आपकी लाइफ है, निश्चित रूप से आपका भी स्ट्रगल रहा होगा। मैं एक छोटा सा सवाल बहुत संक्षेप में जानना चाहती हूँ, आपकी एक्सेप्टेंस आपकी फैमिली में कैसी रही? देखिए, अभी तो मेरे परिवार में मेरे माता पिता है नहीं, मेरे दीदी हैं और मेरे बड़े भैया हैं। तो शुरुआत के दिनों में तो मेरे पर्सनालिटी को लेके घर वाले जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए, पर मेरे काम की वजह से मेरी बहनें जो हैं अब मुझ पे नाच करती हैं, गर्व महसूस करती हैं। और बाकी रिलेटिव भी और जो जान पहचान के लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा फील होता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए एक स्ट्रेंथ हूँ, उनको आगे बढ़ा रही हूँ, उनको अपने पैरों में खड़े कर रही हूँ।
जी। तो शुरुआत में तो परिवार के लोग इस चीज का विरोध करते हैं, क्योंकि जो आम लोगों की धारणा है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेंडर रोल से बाहर दिखाई देता है तो वो टारगेट होता है, वो सीमांत पे चला जाता है। और क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने और हमारे आसपास के लोगों ने जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी पढ़ा ही नहीं, जी जी, तो ट्रांसजेंडर के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता तो बहुत दूर की बात है। तो अभी हमको खुद को खड़े करना है और उसके बाद समाज को जागरूक करना है, ताकि समाज सेंसिटिव हो सके जी हमारे मुद्दों को लेके। जी, अभी तो मैं समझती हूँ कि समाज इसी में कंफ्यूज है कि सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है और जेंडर आइडेंटिटी क्या, वो दोनों को एक ही समझता है और इस वजह से ट्रांसजेंडर की पहचान को बड़े गलत नजरिए से देखता है। जी, आपके परिचय में जितना हमने जाना उसमें हमें हमारी जानकारी के हिसाब से आपका बड़ा प्रयास रहा है, आप बड़ी काउंसलिंग करती रही हैं, मार्गदर्शन आपने किया है अपने शेल्टर होम में आने वाले बच्चों का जो ट्रांसजेंडर है। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पुलिस सेवा में जो है अपना स्थान पाया और भी तमाम कंपनीज में जो है उनको जॉब मिली है आपके प्रयासों से, आपके नेतृत्व में। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि कैसे ये तैयारी हुई और कैसे क्या हुआ। देखिए, मैं तो एक आउटरीच वर्कर के रूप में होटल सेक्टर से मैं एनजीओ सेक्टर में आई थी जी। और जब शुरू से मेरे अंदर ये था कि आम लोग मुझे एक अलग नजरिए से क्यों देखते हैं, एक असामान्य नजरिए से क्यों देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से क्यों नहीं देखते हैं। तो मेरे पास एक चीज थी जो मेरा हथियार था, वो था मेरा एजुकेशन, और दूसरी चीज थी कि मैं कभी रुकने वाली नहीं थी। मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। तो चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, या कैबिनेट हो, या डायरेक्टरेट हो, चाहे सेक्रेटरीट हो, इन सभी जगह जाके हम कम्युनिटी के इशू को रेस करने लगे। इसी समय नालसा जजमेंट आया 2014 में। नालसा जजमेंट को हमने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद में हमारे यहाँ जितनी भी वैकेंसियां निकल रही हैं, उस सारी वैकेंसियां में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर दिए जा रहे हैं, और उसमें भी ट्रांसमेन और ट्रांसवुमेन दोनों दिए जा रहे हैं। और इसके बाद पुलिस का निकला, और पुलिस का निकलने के बाद में फिर उसका 3 साल प्रिपरेशन चला, तैयारी चली, कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, मैदान में प्रिपेयर करना और रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना। ये बहुत चैलेंज था, पर पता था कि ये तो होगा ही चैलेंज, क्योंकि लोग तो 5 साल 10 साल से एक एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, पूरी जिंदगी पढ़ाई पे लगा देते हैं। और एक समय आया कि 13 ट्रांसजेंडर जो है वो पुलिस के रूप में सामने आए 2020-21 में, और वो एक मिसाल बना, और वो मिसाल को देखते हुए बाकी और छोटे छोटे गांवों से जो लोग हैं वो कम आउट होने लगे और कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने लगे। और हमारे शेल्टर में भी आए, क्योंकि हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो परिवार का जो डर है वो खत्म करके वहां पे पढ़ाई करें, पढ़ाई पे फोकस्ड करें, जॉब ओरिएंटेड हो। क्योंकि हम अगर आपके साथ 8 घंटा काम करेंगे, 10 घंटा काम करेंगे, आपके इक्वल अगर हम कोई बिजनेस खड़ा करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो हमारे लिए जो नजरिया होगा वो सम्मानजनक होगा। तो यही नजरिया पाने के लिए हम आज भी प्रयासरत हैं। जी, एक सवाल और, पुलिस विभाग में आपकी सेवा में ये आपके नेतृत्व में बच्चे गए, तो ये निश्चित रूप से प्राउड का विषय था और पूरे देश के लिए था। और ये खबर जब हम तक पहुंची थी तो हमें भी बहुत गर्व हुआ था और बड़ी शान से हमने सोशल मीडिया पे इन चीजों को वायरल भी किया था और बार बार किया था कि जिन लोगों को लगता है कि जो है इन्हें हम गर्व से नहीं दे सकते हैं, वो गर्व से जो है इन्हें एक सैल्यूट कर सकते हैं। ऐसी पोस्ट भी डाली थी हमने और मतलब खुशी भी हुई कि बच्चों ने ये प्रयास किया। बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है इन्हें देख करके आगे आएंगे कि हम भी देश को समर्पित तो हो ही सकते हैं और देशभक्ति का जज्बा बढ़ जाता है। मगर वहीं पर तमाम केसेस ऐसे भी सामने आते हैं जो पुलिस विभाग है वो आज संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद और तमाम चीजें होने के बाद अभी इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जो है जागृत नहीं है। तो कई बार इनकी समस्याओं को सुनने में परेशानी आती है। पुलिस विभाग का जो व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे सेंसेशंस के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं या कुछ हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे, क्योंकि संभवतः आज का ये हमारा सेशन पुलिस विभाग के भी तमाम लोगों तक पहुंचे।
हाँ, ये हमारे साथ भी था जी। ये जो गैप है ना, ये गैप का सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस और इस विषय पे बातचीत नहीं होना। मैं रेडियो पे आपका प्रोग्राम सुनती हूँ और ट्रांसजेंडर विषय पे सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई तो है जो इस विषय पे जागरूकता ला रहा है, लोगों को सेंसिटिव कर रहा है जी। और लोग जान रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं। और यही चीज हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ किया। लगभग 1 से 2 साल हम लोग डिपार्टमेंट गए और फाइनली एडीजी आर.के. विज सर से मिले और एक नेशनल स्टेट लेवल का वर्कशॉप कराए। स्टेट लेवल के वर्कशॉप में हमने वो सारे चैलेंज को बताया जो ट्रांसजेंडर के चाइल्डहुड से लेकर यूथ तक के, टीनेजर, ओल्ड एज तक के क्या परेशानियां आती है और हमारे नालसा जजमेंट में क्या लिखा हुआ है और किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और उसके बाद वहां से सर्कुलर निकला, हर जिले पे 2-2 बार सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हुआ, ट्रांसजेंडर एक्ट को लेके हुआ, नालसा जजमेंट को लेके हुआ, कम्युनिटी के लोगों को उस प्रोग्राम में इनरोल किया गया और कम्युनिटी और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल किया गया। क्योंकि अभी भी मतलब कई जगह ऐसा है कि ट्रांसजेंडर है मतलब क्रिमिनल है पर लेकिन वो संवेदनशीलता जगाने का काम भी मैं समझती हूँ कि डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, सोसाइटी और कम्युनिटी का है जी। और इसमें कम्युनिटी को लीड लेना पड़ेगा, सोसाइटी को लीड लेना पड़ेगा, तभी हम सोचेंगे कि लोग हमारे बारे में एक सामान्य सोच बनाएं। तो ये हम लोगों ने किया और आज ऐसा है कि उस 13 पुलिस के बाद में फिर बस्तर फाइटर्स में 9 लोग और फिर से सेलेक्ट हुए और उनका पासिंग आउट परेड हुआ। उनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में सेपरेट टॉयलेट है, दूसरे भी डिपार्टमेंट में सेपरेट टॉयलेट है। बात वही है कि हमें लीड लेना पड़ेगा और ये शायद हम इसका फायदा नहीं उठाएं पर हमारे आने वाले पीढ़ी को इसका जी। दोस्तों शायद विद्या जी नेटवर्क से आउट हुई हैं और इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जैसे ही जुड़ती हैं वैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक आपका फिर से एक बार फिर से विद्या राजपूत जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं और हम बात कर रहे थे पुलिस विभाग में सेंसेशन की। जी विद्या जी, तो हम लोगों ने विद्या जी आपका नेटवर्क इशू कर रहा है और आवाज स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। जी जी, तो अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल अब आ रही है जी। तो हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में लगभग 1 से 2 साल जो है उनके साथ में बातचीत करे और बातचीत करने के बाद में एक स्टेट लेवल का वर्कशॉप हुआ और वर्कशॉप होने के बाद में कुछ वहां से मिनिटाइज करके PHQ से सर्कुलेट जारी हुआ सभी एसपी को, डिस्ट्रिक्ट एसपी को, कि इस विषय पे सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। और ये प्रोग्राम जब हुआ तो वहां पे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और कम्युनिटी के लोग भी थे। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट और कम्युनिटी के बीच में जो गैप था वो फुलफिल हुआ और इस विषय पे डिपार्टमेंट और सेंसिटिव हुआ क्योंकि ये अनटच सब्जेक्ट था, इसके बारे में जानते ही नहीं थे लोग। ट्रांसजेंडर को ज्यादातर क्रिमिनल ही समझते हैं, क्रिमिनल समझते हैं या फिर वो समझते हैं कि ये जो किन्नर वर्ग है खासतौर पे जो तालियां बजाते हुए मांगते हुए पाया जाता है, तो लोग उनके अभद्र व्यवहार से भी डरते हैं कई बार और मारपीट और तमाम मसलों से भी डरते हैं या अवॉइड करते हैं उनसे उलझना या उनके मुद्दों पर। ये भी एक बड़ी वजह बन जाती है। तो ये भी है और क्या है ना कि जो लोग बस्ती मांगते हैं या तो फिर दान मांगते हैं या बधाई टोली करते हैं तो लोग उतना ही जानते हैं, बल्कि ये कम्युनिटी बहुत लार्ज है और बहुत डाइवर्सिटी है
और कम्युनिटी के साथ में चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक के जो क्राइम होते हैं, क्राइम के नेचर हैं, ठीक है जी। उन सब चीजों के बारे में डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं थी और उन सारे क्राइम को हम लोगों ने पूरे संवेदनशीलता के साथ रखा और किस तरह से पुलिस की उसमें भूमिका हो सकती है। तो हमारे यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग है, पुलिस डिपार्टमेंट में लोग हैं, ट्रांसजेंडरों के लिए सेपरेट टॉयलेट है। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे डेवलप हुई है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम छत्तीसगढ़ के किसी थाने में जाते हैं तो ज्यादातर शहरों के थाने में ट्रांसजेंडरों के लिए सेपरेट टॉयलेट बना हुआ है। तो ये अच्छा फील होता है कि यही तो चाहिए था, एक अंतिम व्यक्ति के लिए भी वही सोच हो, वही संवेदनशीलता हो। जी, आपने तमाम ऐसे विषय बताए जिसपे कि सेंसेशन होना चाहिए और जिसके लिए पुलिस विभाग को या सोसाइटी के लोगों को अवेयर होना चाहिए ताकि सोसाइटी के लोग भी जाने तो वो उन्हें हेल्प कर पाएं। अगर किसी मसले में कोई समस्या आती है या कोई केस पुलिसिया विभाग तक पहुंचता है तो लोगों का भी सपोर्ट अगर खड़े हो जाएं तो बहुत सहयोग वाली बात हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि संक्षेप में किस तरह के क्राइम ट्रांस चाइल्डहुड से लेके बड़े तक होते हैं, बहुत संक्षेप में थोड़ा सा अगर ब्रीफ करेंगी तो लोगों की जानकारी जरूर बढ़ेगी। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 2 महीना में अप्रैल और मई में लगभग 4 लोगों ने सुसाइड किया है जो छत्तीसगढ़ के आसपास के जिलों से हैं। और उसमें एक पार्टनर का था, 2 लोग जो उनके पार्टनर के साथ में लिविंग में थे और उनके तरफ से उनको धोखा मिला तो वो लोगों ने आत्महत्या कर लिया। एक की डेड बॉडी जो है वो ट्रेन के पटरी पे मिली और एक का पता नहीं चल पाया है कि वो उसने क्यों सुसाइड किया। और जहां तक सुसाइड की बात करूं तो लगभग 33% जो ट्रांसजेंडर हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। लगभग 10% ट्रांसजेंडरों की हत्या कर दी जाती है जिसमें कुछ % तो परिवार के लोग ही कर देते हैं। और उसके बाद बुलिंग जो है वो कम्युनिटी में 75% है जो बहुत ज्यादा है। 5% का फैमिली एक्सेप्टेंस है, बाकी 95% लोगों को उनके परिवार वाले उनके शरीर के रूपांतरण के बाद पसंद नहीं करते हैं और रखना नहीं चाहते हैं। और स्कूल एजुकेशन में भी जिस तरह से अपशब्दों को बोला जाता है कम्युनिटी को और उसकी वजह से लोग जो है वो स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं। हायर एजुकेशन में मात्र 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और सेक्सुअल एब्यूज की मैं बात करूं तो सेक्सुअल एब्यूज भी बहुत ज्यादा कम्युनिटी के साथ में होता है और जिसकी वजह से जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, STD है और उसके बाद HIV एड्स तक का खतरा कम्युनिटी को हो जाता है और पूरी जिंदगी अकेले ही बिताते हैं। और इन सब चीजों में अगर किसी ट्रांसजेंडर की मौत भी हो जाती है तो परिवार कभी पता नहीं करती कि उनका बच्चा कहाँ है और उसका रीजन है कि ट्रांसजेंडर को लेके फोबिया। तो ये सारी सिचुएशन है कम्युनिटी के साथ में। जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपने विद्या जी दी है। और आपके कुछ बच्चे जो है वेदांता में ज्वाइनिंग कर चुके हैं और टाटा स्टील जमशेदपुर में भी 7 बच्चों ने ज्वाइनिंग की है। तो कैसे ये सब चीजें मैनेज हुई यहाँ तक कंपनियों में? देखिए, जब ये 13 लोग पुलिस में गए जी तो उनके नेटवर्किंग के थ्रू हमें बहुत सारे बच्चे हमारे शेल्टर होम में आना चाहे और फिर उन्होंने अलग अलग विषयों पे, अलग अलग ट्रेड पे ट्रेनिंग लिया। और अब ये था कि अब इनको कहीं जॉब लगाना है। इसी समय हमें बालको से कॉल आया और ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। इस मामले में हम भाग्यशाली रहे। और इसी समय टाटा स्टील जमशेदपुर का भी वैकेंसी निकला हुआ था और इसके बाद फिर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किए बालको में, उनके जितने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है उनके साथ में और HR टीम के साथ में, मैनेजमेंट टीम के साथ में। और एक रिसेप्शन की तरह इन 4 ट्रांसजेंडरों का शुरू में स्वागत हुआ फ्लॉक लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में। और देखते देखते आज 18 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक इसी चीज को वेदांता झारसुगुड़ा में इम्प्लीमेंट किया गया तो वहाँ पे लगभग 7 ट्रांसजेंडरों को सिक्योरिटी गार्ड G4S कंपनी में लिया गया। और एक कई ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे नगर निगम है, PWD है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है,
तो इन जगहों भी हम लोगों ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को इनरोल किया हुआ है। और हम जब भी इन सारे डिपार्टमेंट के साथ में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जरूर करते हैं। एटलीस्ट आप 1 से 1.5 घंटा सुने आप कम्युनिटी के चैलेंज को, और तो ही इंक्लूजन हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हम रखते हैं बात को, और कहाँ कहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस हुआ है उन चीजों को भी रखते हैं। और उनको रखने के बाद कंपनी को लगता है कि हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में हम कम्युनिटी को इंक्लूड कर सकते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी को लेके हम कम्युनिटी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ती चली गई। और हाँ, लेकिन कोई एक संस्था, कोई एक लोग इन सारी चीजों को नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल। से प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह पे जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, कम्युनिटी के लिए भटकाव की ही स्थिति होगी। जी। विद्या जी, ये तो आपके बच्चों की बात थी जिनका सेटलमेंट हुआ आपके मार्गदर्शन में। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि सेटलमेंट हो जाने के बाद क्या जिस सेंसेशन को जगाने के बाद हम एक उम्मीद करते हैं कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलेगा कंपनीज में या जहां भी वो जॉब कर रहे हैं, तो इसका आप लोग फीडबैक लेते हैं कि वहां उनके साथ जो व्यवहार है स्टाफ का वो कैसा है? हाँ, हम लोग समय समय पे जाते रहते हैं और उनके नए स्टाफ रहते हैं, उनके साथ भी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में हम लोग जिन जगह पे बच्चों की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे तकरीबन हम लोग 5 बार क्लास लिए हैं। वहाँ कुक से लेकर जितने नए कैंडिडेट हैं, जो नव आरक्षक हैं, उन सबको तक ट्रांसजेंडर सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस वर्कशॉप में शामिल किया गया है। और ये अच्छा लगता है कि जब ट्रांसजेंडर विजुअलाइजेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है या प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया जाता है, तो कंपनी और डिपार्टमेंट दोनों ही लोग इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि ये लोग सही जगह गए हैं। और हम रायपुर एयरपोर्ट की बात करें तो कभी जाना होता है कहीं दूसरी जगह किसी काम से, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के काम से, तो मैं देखती हूँ कि वहां पे 4 ट्रांसजेंडरों का फोटो लगा हुआ है बालकों का। तो मुझे ये लगता है कि अब ये एक कंपनी प्राउड है जी। तो जो हम खुद के ऊपर जो प्राउड कर रहे थे, अब वो कंपनी भी उसके ऊपर प्राउड कर रही है। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों की सोच बदल रही है, और कम्युनिटी को लेके जो एक हीन भावना थी और एक अनटच था, वो चीजें अब चेंज हो रही है। जी, हमारा एक सवाल था, हमने सोचा था आपसे पूछेंगे कि खुद पर गर्व करने की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो बहुत सारी वजह है आपके पास गर्व करने की खुद पर और अपने देश पे, अपने देश के तमाम उन बच्चों पर जो प्रयासरत हैं कुछ करने के लिए। मेरा जो समय है कार्यक्रम का वो आगे बढ़ाने का, चूंकि हमारे श्रोता साथी भी जुड़ते हैं, तो एक सवाल कुछ और भी है कि आप हमारे जितने भी श्रोता साथी सुन रहे हैं, और लगभग हर स्टेट से हमारे श्रोता साथी सुनते हैं, तो बहुत सारे परिवार ये हमें भी अप्रिशिएट करते हैं कि शालिनी जी, आप जिन मुद्दों को, जिन लोगों को लेकर के आती हैं, सच में बहुत प्रेरित करते हैं, और आप ऐसे मुद्दों को उठाकर लेके आई हैं जिन पर लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, और हमें बहुत अच्छी जानकारियां मिलती हैं। तो ऐसे तमाम परिवार हैं जो सेंसिटिव हैं, इमोशनली जुड़े हैं हम लोगों के साथ। ऐसे उन लोगों से, उन परिवार से आप क्या कहना चाहेंगी, एक ट्रांसजेंडर जो है संतान बन के, या एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट बन के, या देश की बेटी बन के, कैसे भी? बिल्कुल। जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमारी दिल की बातें सुन रहे हैं। और एक चीज कहना चाहूंगी कि ईश्वर का बनाया हुआ हर इंसान बहुत खूबसूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी कलर का हो। और अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव करते हैं, इसका मतलब हम उस नेचर का, उस गॉड का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सारे श्रोतागण इस कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी चीज है कि इस चीजों को समझने के लिए पढ़ना होगा, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम उस चीज को जान नहीं पाएंगे। और जब हम किसी चीज को जान नहीं पाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, और जो भ्रांतियां हैं और जो मिथ्या है उसमें ही हम लोग मतलब उलझ के रह जाएंगे।
तो हम ज्यादा से ज्यादा जेंडर के बारे में पढ़ें, डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ें, और ऐसे कोई पेरेंट्स जो एक ट्रांसजेंडर के माता पिता हैं या रिलेटिव हैं या पड़ोसी हैं, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास डालिए, क्योंकि उसके अंदर भी वो सारे क्षमताएं हैं जिससे वो अपने परिवार का, अपना खुद का, अपने शहर का, अपने गांव का नाम रोशन कर सकता है। क्योंकि लैंगिकता कभी भी किसी इंसान का बैरियर नहीं हो सकता है। और हाँ, ये जो सोच की रुकावट है कि लैंगिकता किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए बैरियर है, उस सोच को हमें तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बस चाह होनी चाहिए और सपने होने चाहिए, और उन सपनों के लिए खुद में प्रिपरेशन होना चाहिए। तो आप सब लोग पिलर बनिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि एक ट्रांसजेंडर बच्चा भी समाज के सामने आए और खुशियों के साथ और एक अच्छे कैरियर के साथ में अपना जीवन जी सके। बहुत सुंदर संदेश है, और मैं समझती हूँ हमारे जितने भी श्रोता साथी सुन रहे होंगे, ये जो संदेश है विद्या जी का, जो मैसेज है आप सब के लिए, वो इस उम्मीद से है कि आप सब एक अभिभावक की भूमिका में न सिर्फ विद्या जी की इस बात का संचार और लोगों तक करेंगे, बल्कि अपने परिवार में अपने बच्चों को भी बताएंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उनके साथ कभी न कभी कोई ऐसे बच्चे साथ में पढ़ने वाले जरूर मिलेंगे जो ट्रांसजेंडर वर्ग से हो सकते हैं। तो उनका व्यवहार उनके साथ कोऑपरेटिव हो, सपोर्टिव हो, एक मित्र की अच्छी भूमिका वो निभा सकें, ऐसी परवरिश जरूर देंगे, ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। और यही कोशिश हमारी है भी। विद्या जी, एक सवाल और कि आपके शौक जरूर होंगे, काफी क्रिएटिव हैं आप, तो एक शौक आपका है लिखने पढ़ने का, तो जरूर कुछ लिखती भी हैं, और मैं चाहूंगी कि आपकी एक कविता है जो अक्सर आप सुनाती हैं तमाम जगहों पर, तो वो हमारे रेडियो श्रोताओं के साथ भी साझा करिएगा। इसमें आपके बहुत सारे भाव हैं। जी जी, शुक्रिया। तो कविता इस तरह से है कि हाँ, मैं प्रकृति हूँ, अंधेरे को चीरती हुई उजाला हूँ, अंधेरे को चीरती हुई उजाला हूँ, हाँ मैं भोर हूँ। मैं स्त्री और पुरुष का संगम हूँ, मैं स्त्री और पुरुष का संगम हूँ, हाँ मैं अर्धनारीश्वर हूँ। मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ, मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ, हाँ मैं सृष्टि हूँ। मैं पिता की साहस और माँ की ममता हूँ, हाँ मैं संसार हूँ। मैं ना भिखारी हूँ ना ही फरिश्ता हूँ, मैं ना भिखारी हूँ ना ही फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, हाँ मैं इंसान हूँ। बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं इस कविता में वो भाव हैं जो आपके भीतर के हैं, या हर किसी ट्रांसजेंडर के मन के भीतर के भाव हैं इसमें। और इस कविता के साथ एक आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये कम्युनिटी के लिए है। ट्रांसजेंडर यूथ जो है वो वर्तमान समय में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि किन्नर समाज में जो भिक्षावृत्ति है वर्तमान समय के साथ साथ आगे अगर हम बढ़ रहे हैं विकास की दिशा में, सरकारें भी समर्थन दे रही हैं, लोग भी समर्थन में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें तस्वीर अगर बदलनी है तो हमें उस दौर से निकलने के लिए सबसे बड़ा जो फोकस हमारा है वो युवाओं पर है। और युवा ट्रांसजेंडर तस्वीर बदल सकते हैं कि वो अपने करियर के विकल्प में अपने मेहनत से आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो, ना भटकें कि उन्हें मांगना पड़े। और शुरुआत में हो सकता है कि ये होता है, लेकिन मुश्किलें आती हैं और लोग उसमें चले जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर रुक जाए अभी से तो ये तस्वीर बदल जाएगी कुछ वर्षों में। तो ऐसे भटकते हुए युवाओं के लिए जो ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश या क्या मैसेज रहेगा एक मार्गदर्शक के रूप में? देखिए, मैं अगर खुद को देखती हूँ तो मैं अपनी फेवरेट हूँ जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए और खुद को संवारना चाहिए, खुद को सजाना चाहिए और खुद को बेहतर बनाना चाहिए। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कैरियर हो। तो जो युवा हैं उन सबको अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे लोग ओल्ड एज के लिए काम करते हैं, डिसेबल के लिए काम करते हैं, एनिमल्स के लिए काम करते हैं,
इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर जो सब्जेक्ट है वो अनटच है जी। तो चूंकि ये सब्जेक्ट अनटच है तो हमें स्वयं को अपने लिए करना होगा। बिल्कुल। और ऐसे समय में जो सबसे हमारा ताकतवर चीज है वो हमारा आत्मबल है, हमारा मनोबल है, और हमें अपना मनोबल को बहुत ही मजबूत रखना होगा, क्योंकि कठिनाइयां तो जिंदगी में आएंगी और ये हर दौर पे आएगा। हम सफल भी हो जाएं तो भी अच्छे और बुरे सिचुएशन आएंगे, लेकिन हमें हर सिचुएशन पे एक मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा जी। और आगे बढ़ना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अंधेरा है और ये जो नेगेटिव चीजें हैं ये कुछ देर के लिए ही रहती है, और बाकी टाइम तो हमारे पास जो रहेगा वो एक उजाला रहेगा और एक हैप्पीनेस ही रहेगा, और वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। जी। तो भाई मैं अपने श्रोता साथियों से, सुनने वाले तमाम ट्रांसजेंडर साथियों से यही कहूंगी कि जो विद्या जी की बातें हैं या रेडियो जंक्शन पर हम अक्सर बातें करते हैं कि जिंदगी के लक्ष्य पर फोकस कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है जो आपकी जिंदगी में आखिरी सांस तक जो है काम आएगी। बाकी रिश्ते नाते बहुत कुछ पीछे छूट जाते हैं, वो जिंदगी सामान्य हो, आप स्ट्रेट पर्सन हो या ट्रांस पर्सन हो, सब छूट जाता है, लेकिन आपका करियर, आपका लक्ष्य और आपके जीवन में आपका जो अपनी आत्म अभिव्यक्ति के साथ आत्मविश्वास है वही आखिरी तक काम आता है। और ये जो हमारा समय है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, श्रोताओं को इंतजार है अपने गानों का, तो मैं विद्या जी से इजाजत लूंगी, लेकिन उन पंक्तियों के साथ अपने श्रोता साथियों के साथ कि राहें खुश्क हों कितनी भी, कदम मेरा हर चुस्त होगा, नजर कमजोर बेशक हो, नजरिया मेरा दुरुस्त होगा। ये पंक्तियां मेरे साथ तो हैं ही, लेकिन हमारे तमाम साथियों के साथ भी हैं कि नजरिया दुरुस्त रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जी, आपने अपना समय दिया, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप हमेशा जुड़ती रहें, और जब आपका दिल करे कि हमें रेडियो जंक्शन के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं सेंसेशन के लिए, तो बिल्कुल आप प्लान कर सकती हैं, और हमारी टीम तो तैयार मिलेगी ही, हमारे श्रोता साथी भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ तैयार मिलेंगे सुनने के लिए और उन बातों को और लोगों तक शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपके गीतों की फरमाइशों की कड़ी शुरू करते हैं। ये सफर है रेडियो जंक्शन का, और सुन रहे थे आप हमारी जिंदगी के रियल हीरोज में छत्तीसगढ़ से विद्या राजपूत को, जो कि ट्रांस एक्टिविस्ट हैं और इनके जो कार्य हैं बहुत सराहनीय हैं। हम दिल से ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि सही मायने में हमारी जिंदगी के ये रियल हीरो हैं जो समाज की तस्वीर बदलते हैं। चाहे सिनेमा की बात करें, चाहे साहित्य की बात करें, तस्वीरें कहानियों से नहीं हकीकत से बदलती हैं। तो ये हकीकत है जो आपके सामने थी आज की। तो सुनने के लिए ऐसे ही बने रहिए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन।